हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सिक्कर में। तो स्टूडेंट्स, अपन चर्चा कर रहे थे जूलॉजी पार्ट, 12th बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। जूलॉजी पार्ट की चर्चा कर रहे थे। लेसन 21 आपका कंप्लीट हो चुका है और आशा करता हूं आप सबने उसके नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे, लेकिन मेरे पास अभी तक किसी ने भी उसके नोट्स नहीं भेजे। तो सबसे पहले तो यही कहूंगा कि लेसन 21 के नोट्स मेरे पास आज शाम तक सबके आ जाने चाहिए ग्रुप के अंदर। और आज अपन चालू कर रहे हैं लेसन 22, जिसका नाम है मानव पाचन तंत्र, जो अपने जूलॉजी जो पार्ट है उसका सेकंड लेसन है ये। तो देखिए लेसन 22, लेसन का नाम है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन जो लेसन है पाचन तंत्र, उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पाचन तंत्र होता क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं जो पाचन तंत्र है वह होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं। बहुत सारे तंत्र होते हैं और तंत्रों का निर्माण कैसे होता है, अंगों से मिलकर होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं अपने मानव शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वह क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिका अपन कह सकते हैं जुड़कर क्या करती है, कोशिकाओं का समूह उत्तक का निर्माण कर लेता है। कोशिकाओं का समूह क्या बन जाता है, उत्तक का निर्माण करता है। और उत्तक जो होते हैं वह मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और जब अंग जुड़कर किसी का निर्माण करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, अंग तंत्र के नाम से जानते हैं। तो पाचन तंत्र भी क्या होता है, अंगों से मिला हुआ एक क्या है, तंत्र होता है, जिसे सम्मिलित रूप से अपन उन अंगों को पाचन तंत्र कह देते हैं। और इसके अंदर कौन सी क्रिया होती है, डाइजेस्टिव यानी पाचन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया का मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अपनी जो बॉडी है उसको कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा या एनर्जी की या पोषण की आवश्यकता होती है। अब अपने को वह एनर्जी, ऊर्जा या पोषण किससे मिलता है, अपन जो भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं उससे अपने को क्या मिलता है, पोषण की प्राप्ति होती है। तो अब अपन क्या करते हैं, जो भी अपन भोजन कर रहे हैं तो सीधा तो अपने को पोषण मिलेगा नहीं। अपन जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन को अपने को क्या करना पड़ेगा, सरलतम टुकड़ों में उसको क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। सरलतम टुकड़ों में उसे बांटेंगे, कुछ एंजाइमेटिक क्रियाएं होगी तो उसके द्वारा वह सरलतम अणुओं में विघटित होगा भोजन। और विघटित होने के पश्चात उस भोजन का अपने को क्या मिलता है, रस मिलता है। और उस रस से अपने को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सारी क्रिया क्या कहलाती है, पोषण प्राप्त करना यानी कि पाचन कहलाती है। और ये किसमें संपन्न होती है, पाचन तंत्र में संपन्न होती है। तो पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र होता है जिसके अंदर पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है और मानव को क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी अपन जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं, उनको सरलतम अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया होती है पाचन कहलाती है। और पाचन की क्रिया किसमें होती है, पाचन तंत्र में संपन्न होती है। आशा करता हूं अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब अपन बात करते हैं जो पाचन तंत्र होता है उसी को अपन क्या कह देते हैं, आहार नाल के नाम से भी जानते हैं। पाचन तंत्र जो होता है उसी को अपन क्या कह देते हैं, आहार नाल के नाम से भी अपन जानते हैं। आहार नाल का मतलब क्या हो जाता है कि पाचन क्रिया कहां से है, पाचन तंत्र मुख से लेकर जो अपना गुदा भाग जो होता है, माउथ टू एनस, वहां तक का जो पार्ट होता है वह क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। अब इस आहार नाल की जो उत्पत्ति है ना, वह देखिए क्या होती है। आहार नाल की उत्पत्ति मानी जाती है एक्टोडर्म व मेसोडर्म। क्या होती है स्टूडेंट्स, आहार नाल की जो उत्पत्ति होती है वह एक्टोडर्म भी मानी गई है और मेसोडर्म भी मानी गई है। वह इसलिए मानी गई है कि कठोर तालु तक का जो पार्ट होता है, यानी कि मुख से कठोर तालु तक का जो पार्ट होता है उसकी उत्पत्ति तो क्या है कि होती है, एक्टोडर्मल होती है। उसकी उत्पत्ति तो कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। और जो कोमल तालु से लेकर मलाशय तक अपन देखते हैं, कोमल तालु से मलाशय तक जो होती है वह क्या होती है, मीजोडर्मल होती है।
क्या होगी, मेसोडर्मल होती है। और जो शेष कौन सी बच गई, मलाशय के बाद में अपन कह सकते हैं जो अपनी गुदानाल, गुदानाल से गुदा तक, गुदानाल से जो गुदा भाग तक अपन कहेंगे वह कौन सी होती है, एक्टोडर्मल होती है। इसलिए ये तो अपनी अलग अलग, यानी मुख से लेकर कठोर तालु तक तो एक्टोडर्मल, कोमल तालु से मलाशय तक मेसोडर्मल, और गुदानाल से गुदा तक क्या होती है, एक्टोडर्मल होती है। इसीलिए अपन क्या कह देते हैं, जो आरनाल की जो उत्पत्ति होती है वह क्या होती है, एक्टोडर्मल व मेसोडर्मल दोनों होती है। ये तो थी नॉर्मल बात। अब देखिए अपन चर्चा करते हैं मुख्य रूप से कि आहार नाल के जो पार्ट होते हैं ना वह कौन कौन से होते हैं। आहार नाल के जो मुख्य पार्ट होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अपने सबको पता है कि जो आहार नाल है या जो अपना पाचन तंत्र है उसके पार्ट देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आता अपने मुख्य, सेकंड आता अपने मुख्य गुहा, थर्ड आता अपने ग्रसनी, चौथा पार्ट आता अपने ग्रेसिका, पांचवा पार्ट आता अपने आमाशय, छठा पार्ट आता अपने सुदांत्र जिसे अपन छोटी आंत भी कहते हैं, छोटी आंत। फिर आता है वृदांत्र जिसे अपन क्या कहते हैं, बड़ी आंत। इनके भी पार्ट होते हैं, उनके बारे में आगे बताऊंगा। फिर अपने आता है बड़ी आंत के बाद में अपन देखते हैं मुख्य रूप से मलाशय भाग आ जाएगा, और मलाशय के बाद में अंतिम जो पार्ट आता है वह कौन सा आता है, गुदा भाग आता है। यानी कि मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई जो लंबी संरचना होती है वही क्या होती है, आहार नाल होती है। उसे ही अपन क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। भोजन मुख से शुरू होता है, इतने भागों से गुजरता हुआ गुदा नाल की सहायता से अपशिष्ट पदार्थों को अपन क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे मुख्य व मुख्य गुहा। किसके बारे में पढ़ेंगे, मुख व मुख्य गुहा। तो देखिए मुख व मुख गुहा की अगर डेफिनेशन दे तो कोई विशेष डेफिनेशन नहीं होती है। मुख क्या होता है, मुख अपन मान सकते हैं कि अपने जो बॉडी होती है उसमें अपन देखते हैं कि सिर वाले भाग में जो गर्दन से ऊपरी जो भाग होता है उसमें दोनों ओष्ठ, ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ यानी जो होठ होते हैं उनसे घिरी हुई एक छिद्र नुमा जो संरचना होती है उसे अपन क्या कहते हैं, मुख के नाम से अपन जानते हैं। ये तो बात हुई मुख। और अंदर अपन मान सकते हैं जो छिद्र पाया जाता है, लंबा जो छिद्र होता है, गुहा होती है, वह क्या कहलाती है, मुख गुहा कहलाती है। यही वो पार्ट होता है जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो पाचन तंत्र की शुरुआत होती है वह किससे होती है, मुख व मुख गुहा से होती है। अब मुख गुहा के अंदर जैसे ही अपन भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसमें कुछ रिएक्शंस होती है। उन रिएक्शंस करने वाले पार्ट कौन कौन से होते हैं। अब मुख गुहा में मुख्य रूप से एक तो अपन कहते हैं तालु पार्ट पाया जाता है, एक तो होता है तालु, एक अपन कहते हैं कि मुख्य रूप से जीभ पाई जाती है, एक अपन कहते हैं कि दांत पाए जाते हैं। ये जो पार्ट होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ कार्य करते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे एक तो संरचना तालु, एक तो तालु संरचना, दूसरी अपन कहते हैं कि इसमें पाई जाती है जीभ, और तीसरी अपन कहते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। ये मुख गुहा में 3 स्ट्रक्चर मुख्य रूप से होती है जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तालु, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, तालु। तो मुख गुहा में कितने तालु होते हैं, 2 तालु होते हैं। पहला कौन सा होता है, कठोर तालु होता है। पहला कौन सा होता है, कठोर तालु होता है। अब ये कठोर तालु कौन सा होता है, तालु का जो अग्रभाग जो होता है वह क्या होता है, कठोर होता है। तालु का जो अग्रभाग जो होता है ना उसे अपन क्या कहते हैं, कठोर कहते हैं। जैसे आगे का जो अपना तलवा होता है वह कठोर होता है और पीछे जाकर ये क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। तो जो कठोर तालु भाग होता है ना वह क्या होता है, किससे निर्मित होता है, मैक्सिला, और साथ में अपन कहते हैं पेले
टाइन अस्थि, मैग्जिला व पेलेटाइन अस्थि से मिलकर बना होता है। जो कठोर तालु होता है मैग्जिला व पेलेटाइन अस्थि से मिलकर बना होता है, और यह क्या होता है, तालु का अग्रभाग होता है, तालु का अग्रभाग होता है। इसका कार्य क्या होता है कि इसके अंदर अपन कह सकते पेशियां वगैरह उपस्थित होती है। यह है भोजन जब मुख कुआ में आ जाता है उसको अपन चबाते हैं तो उसमें जो फिसलन होती है, उसमें जो फिसलन होती है उसको यह क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। उसको क्या करता है, यह रोकने का कार्य करता है, फिसलने नहीं देता है। दूसरा अपन कहेंगे इसमें कौन सी आती है, कठोर तालु के बाद में एक तालु जो आता है वो होता है कोमल तालु। ये क्या होता है, तालु का पश्च भाग होता है। तालु का कौन सा भाग होता है, पश्च भाग होता है। किससे निर्मित होता है, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है, अनैच्छिक पेशियां इसमें उपस्थित होती है, इसीलिए अपन कहते हैं भोजन जो होता है वह निगला जाता है। अपन न चाहते हुए भी अपने को भोजन निगलना पड़ता है, ये अनैच्छिक क्रिया स्वतः होती है, हमारी इच्छा इस पर नहीं चलती है। तो अनैच्छिक पेशियां संयोजी उत्तक और म्यूकस उपकला से मिलकर बना होता है। अनैच्छिक पेशी प्लस संयोजी उत्तक, अनैच्छिक पेशी प्लस संयोजी उत्तक प्लस म्यूकस उपकला, म्यूकस उपकला, इनसे मिलकर किसका निर्माण होता है, अपने कोमल तालु का निर्माण होता है। ये इसका कार्य क्या होता है, भोजन को धकेलना, यानी पीछे की ओर धकेल देता है। कहां भेज देता है, ग्रसनी भाग में भेज देता है। यह कार्य किसका होता है, कोमल तालु का ही होता है। ये कार्य किसका होता है, कोमल तालु। कठोर तालु तो उसको भोजन को फिसलने से रोकेगा, बार बार अपन कहेंगे कि दांतों के अंदर वो आसानी से आता रहे, वह कार्य होगा। कोमल तालु क्या होगा, उसको आगे फिर धकेल देगा। ये तो बात हुई अपनी तालु की। दूसरी जो संरचना होती है अपनी वह क्या है, जीभ। जीभ के बारे में अपन चर्चा करने वाले। जीभ का देखिए मुख्य कार्य क्या होता है, एक तो यह क्या करती है, लार स्त्राव का कार्य करती है। जीभ जो होती है वह क्या करती है, लार स्त्राव का कार्य करती है। जीभ में अपन कहते हैं कि मुख्य रूप से एक स्वाद कलिकाएं या स्वाद ग्रंथियां भी पाई जाती है, जो क्या करती है, स्वाद का अनुभव भी करवाती है। अब जो लार होती है ना, उसमें एंजाइम की उपस्थित होती है, वह कौन सा होता है, टाइलिन। टाइलिन या लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम जो एंजाइम होते हैं इनकी उपस्थिति अपन मानते हैं लार में होती है। इसके कारण क्या होता है कि ये एंजाइम क्या करते हैं, भोजन के साथ कई बार क्या होते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं ना, बॉडी के नहीं मुख के अंदर प्रवेश करते हैं, तो मुख में उनका क्या कर दिया जाता है, विघटन कर दिया जाता है। क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया को क्या करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं, उसकी सेल वॉल को नष्ट कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये अपन देखते हैं टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। फिर अपन बात कर रहे हैं किसकी, स्वाद ग्रंथि होगी। तो फिर अपन कहते हैं स्वाद, लार का कार्य क्या होता है ये और बता देता हूं। लार कार्य क्या करती है, लार क्या करती है, जब भोजन में लार मिल जाती है ना, तो भोजन क्या हो जाता है, लसलसा हो जाता है। और मुख गुहा में लार मिलने के पश्चात जो भोजन बनता है जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। बोलस कौन सा भोजन होता है, मुख गुहा में अपन कहते हैं दांतों के द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के पश्चात उसके अंदर जब लार मिल जाती है तो वह एक लसलसा बन जाता है, जिससे अपन भोजन की लुगदी या बोलस के नाम से अपन इसे जानते हैं। फिर अपन बात करेंगे स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है, जो किसका अनुभव करवाती है, स्वाद का अनुभव करवाएगी। कितने स्वाद का अनुभव करवाती है, 4 अपन देखते हैं स्वाद का अनुभव करवाती है। कौन कौन सा, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, 4 स्वाद का अनुभव करवाती है। पहला तो मीठा, एक खट्टा, मीठा खट्टा, एक अपन कहेंगे नमकीन, और एक कौन सा होता है, कड़वा। ये 4 स्वाद का अनुभव अपन देखेंगे मुख्य रूप से करवाए जाते हैं। ये अपन मान सकते हैं अपनी जीभ।
जीभ का जो ये अग्र जो भाग होता है ना अपने, ये किसका अनुभव करवाता है? मीठे का अनुभव करवाता है। जीभ का जो अग्र भाग होता है किसका अनुभव करवाता है? मीठे का अनुभव करवाता है। जीभ के जो पार्श्व भाग जो अपन मानते हैं कि जो किनारे होते हैं, ये किसका अनुभव करवाते हैं अपने को? खट्टे स्वाद का अनुभव करवाते हैं। फिर अपन मानते हैं जो पश्च भाग होता है, पीछे का जो भाग होता है, वह किसका करवाता है? कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है। बचा हुआ जो मध्य पार्ट जो बच जाता है ना, वह किसका अनुभव करवाता है? नमकीन स्वाद का अनुभव करवाता है। ये अपन मुख्य रूप से देख सकते हैं जीभ के स्वाद होते हैं, जिनसे अपने को कोई भी वस्तु अपन ग्रहण करते हैं, मुख में उसके स्वाद का पता चलता है। तो वह कार्य किसका होता है? जीभ का ही होता है। तो ये बात किसकी थी? जीभ की थी। अब अपन जीभ में बताऊंगा कि जीभ में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? दो पेशियां पाई जाती है। जीभ में मुख्य रूप से दो पेशियां, एक तो होती है फर्स्ट एक्सट्रिंसिक जो पेशी होती है, एक्सट्रिंसिक, और जो सेकंड होती है वह इंट्रिंसिक के नाम से अपन इसे जानते हैं। एक्सट्रिंसिक जो होती है, जीभ के बाहरी जो भाग होता है ना, जीभ का बाहरी भाग पर प्रेजेंट, जीभ के बाहरी भाग पर प्रेजेंट होती है, जीभ के बाहरी भाग पर पाई जाती है। और ये क्या करती है? जीभ को अपन अंदर और बाहर लेते हैं ना, अपन अंदर भी ले रहे हैं बाहर भी निकाल रहे हैं, उसके लिए सहायक होती है अंदर बाहर करना, जीभ को अंदर बाहर करने का इसका कार्य माना जाता है। और जो इंट्रिंसिक होती है, यह क्या होती है? जीभ के आंतरिक भाग पर पाई जाएगी, और जीभ की आकृति जो अपन चेंज कर लेते हैं, कैसे भी मोड़ लेते हैं, राउंड कर लेते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होती है। कहां पाई जाएगी? जीभ के आंतरिक भाग पर। इसका कार्य क्या होता है? जीभ की आकृति बदलना। इसका कार्य क्या होता है? जीभ की आकृति बदलना अपन कह सकते हैं, इसका मुख्य कार्य होता है। तो अपन ने पहले तो देखा तालु दो, कठोर तालु और कोमल तालु बता दिया आपको। कठोर तालु मैक्सिला और पैलेंटाइन अस्थि से बना हुआ था। कोमल तालु जो अनैच्छिक पेशी, संयोजी ऊतक और म्यूकस उपकला से बना हुआ होता है। फिर जीभ का कार्य होता है लार स्त्राव करना, और स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है। लार में टाइलिन लाइसोजाइम एंजाइम की उपस्थिति होती है, जो अपन कहते हैं जीवाणुओं को विघटित करने का कार्य करता है। फिर अपन कहते हैं कि जो जीभ होती है उसमें स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है 4 प्रकार की, जो स्वाद का अनुभव करवाती है। तो अग्र भाग जो होता है मीठे का करवाता है, पार्श्व भाग जो होता है खट्टे का, मध्य भाग नमकीन का, और पश्च भाग किसका? कड़वे का अनुभव करवाने का कार्य करता है। 2 प्रकार की पेशी आपको बताई हुई है, कौन कौन सी है? एक एक्सट्रिंसिक होती है, एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी, जो जीभ के बाहर की तरफ पाई जाएगी, जीभ को अंदर बाहर करने में सहायक होती है। दूसरी इंट्रिंसिक यानी अंदर वाली, आंतरिक भाग पर पाई जाती है, और जीभ की आकृति बदलने में ये क्या होती है? सहायक होती है। इसके अलावा जीभ के और क्या कार्य होते हैं? जीभ के कार्य अपन क्या करते हैं? दांतों के द्वारा जब भोजन को चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, तो बार बार उस भोजन को दांतों के नीचे जो धकेलने का कार्य होता है ना, वो कौन करती है? अपनी जीभ ही करती है, जिससे आसानी से अपन उस भोजन को काट सके। और जब खाते समय दांतों के अंदर कुछ फंस जाता है, अंदर चला जाता है, तो उन्हें बाहर निकालने का यानी मुख को साफ करने का कार्य भी कौन करती है? जीभ के द्वारा ही वह किया जाता है। तो यह थी जीभ की बात। अब जो एक पार्ट बचा हुआ अपने, कौन सा बचा हुआ है? दांत। इस दांत के बारे में थोड़ा सा अपने देख लेते हैं, क्योंकि दांत ही नहीं होंगे तो पाचन तंत्र अपना क्या है? पूर्ण रूप से बेकार है। अपन भोजन को जब काट ही नहीं सकते, उसके टुकड़े ही नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब दांत से संबंधित देखो, पहले तो कुछ परिभाषाएं अपन पढ़ते हैं, उनके बारे में डिस्कशन आपसे करूंगा। एक होती है एक बार दंती, एक द्विबार दंती, एक होती है बारंबार दंती, बारंबार दंती, एक अपन पढ़ते हैं समदंती, और एक पढ़ते हैं अपने विषम दंती। ये कुछ नाम अपने बार बार में आते हैं, इनको पहले मैं सोल्व करूंगा कि ये होते क्या है। एक बार दंती यानी कि एक बार दंती यानी दांत, यानी कि जब जीवन में
एक ही बार दांत आते हैं, जीवन में एक ही बार दांत आते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? एक बार दंती कहते हैं। उस अवस्था को क्या कहते हैं? एक बार दंती कहते हैं। द्विबार दंती जब अपन कहते हैं जीवन में दो बार जब दांत आते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहते हैं। बारंबार दंती यानी कि बार बार जब दांत आते हैं तो उसे बारंबार दंती कहते हैं। समदंती सभी दांत की संरचना व कार्य समान, सभी दांत की संरचना व कार्य क्या होते हैं? समान होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समदंती। और विषमदंती क्या होते हैं? सभी दांत की संरचना व कार्य क्या होते हैं? असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? विषमदंती कहते हैं। और मनुष्य क्या है? विषमदंती होता है, क्योंकि इसमें कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंसाइजर, दो दांत होते हैं उनके बारे में। अब जो इंसाइजर होते हैं इनको क्या कहते हैं? कृंतक के नाम से या कृतनक जो भी है, इस नाम से अपन इन्हें जानते हैं, इंसाइजर। ये क्या होते हैं? अपन देखते हैं अपने जबड़े में जो आगे की तरफ पाए जाते हैं ना, जो चौड़े दांत होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? कृंतक या इंसाइजर के नाम से जानते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है ना? कुतरना होता है। ये किसी भी वस्तु को, भोजन को, ये क्या होते हैं? कुतरने का कार्य करते हैं। आगे वाले जो दांत पाए जाते हैं उनकी बात चल रही है, तो इनका मुख्य कार्य होता है कुतरना। मुख्य कार्य क्या हुआ? कुतरना होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? वैसे देखा जाए तो मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो इस आधार पर बता रहा हूं कि जो इनकी संख्या होती है वह कितनी होती है? तो अपन कहते हैं 4 तो ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में, टोटल कितनी होती है? 8 पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 पाई जाती है। कार्य क्या होता है? कुतरना होता है। दूसरे जो पाए जाते हैं इंसाइजर के बाद में अपन देखते हैं केनाइन, और केनाइन का हिंदी वर्ड क्या होता है? रदनक होता है। इनका क्या कहते हैं? रदनक होता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? चीर फाड़ का होता है। अपन कोई भी वस्तु लेते हैं, पुड़िया वगैरह जो भी फाड़ते हो आप लोग, तो देखते होंगे थैली वगैरह, तो वही जो तीखे दांत होते हैं आगे वाले नुकीले, उन्हीं के नीचे लाकर उसको फाड़ने का कार्य करते हैं। तो आगे वाले जो तीखे दांत होते हैं वही क्या होते हैं? रदनक दांत होते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? चीर फाड़ करना होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 तो ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े में होती है, यानी टोटल कितनी होती है? 4 अपन मानते हैं इनकी संख्या होती है। फिर अपन कहते हैं कि कौन से आएंगे अपने? प्रीमोलर। प्रीमोलर जिसे अपन क्या कहते हैं? अग्र च्वर्णक। प्रीमोलर को क्या कहते हैं? अग्र च्वर्णक। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को चबाने का होता है। यह ऊपरी जबड़े में भी 4 होते हैं, निचले जबड़े में भी 4, यानी टोटल कितने हो गए? 8 इनकी संख्या होती है। फिर जो चौथे पाए जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं, यानी कि च्वर्णक। और इनका कार्य भी क्या होता है? भोजन को चबाना ही होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? ऊपरी जबड़े में 6, निचले जबड़े में 6, टोटल है 12। तो देखिए 8 4 12 और 8 20 और 12, टोटल दांत कितने हो गए? 32। ये अपने किस में पाए जाते हैं? एक वयस्क मनुष्य में जो संख्या होती है 32 होती है। अब यहाँ पर अपन देख रहे थे ना, एक बार दंती जो जीवन में एक ही बार जो दांत आते हैं उन्हें क्या कह रहे थे अपने? एक बार दंती के नाम से जान रहे थे। तो एक बार जीवन में कौन से दांत आएंगे? एक तो अपने प्रीमोलर दांत। कौन से? ये प्रीमोलर जो दांत होते हैं ये जीवन में एक ही बार आते हैं। और मोलर में भी कौन से? जो अंतिम, जो थर्ड मोलर दांत होते हैं। तो देखिए एक तो प्रीमोलर और एक अंतिम यानी कि थर्ड मोलर जो दांत होते हैं ना, ये जीवन में क्या आते हैं? एक ही बार आते हैं, इसलिए इन्हें एक बार दंती के नाम से अपन जानते हैं। दूसरा अपन कहते हैं जो द्विबार दंती होते हैं, जो जीवन में 2 बार आते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं अपने कृंतक, रदनक और कौन से? च्वर्णक।
कृंतक, रदनक और च्वणक, इंसाइजर, केनाइन और मोलर, यानी कि इंसाइजर, केनाइन और मोलर जो दांत होते हैं, मोलर कौन से, शुरू के दो, थर्ड नहीं, शुरू के दो, थर्ड तो किस में आ गए, एक बार दंती में, तो द्विबार दंती दो बार कौन से आएंगे, इंसाइजर आते हैं, केनाइन आते हैं और शुरू के जो दो मोलर दांत होते हैं वो। फिर बारंबार दंती जो बार बार आते हैं, तो मनुष्य में तो ये पर कह सकते नहीं है कि बार बार आते हैं, ये किसमें होता है, मछली और मेंढक में यह क्रिया पाई जाती है, मछली और जो मेंढक उसमें अपन कहते हैं यह बारंबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। फिर समदंती, सभी दांत की संरचना व कार्य समान, तो मनुष्य में तो होती नहीं है, यह किसमें होती है, समान है, मछली में होती है, मछली अपन देखते हैं उसमें सभी दांत की संरचना व कार्य क्या होते हैं, समान है होते हैं। फिर विषमदंती अलग अलग पाए जाएंगे, कार्य भी सारे अलग अलग और संरचना भी अलग अलग, तो इसका एग्जाम्पल अपन किसे मानेंगे, मनुष्य को मानेंगे। तो ये सारे जो आपके सॉल्यूशन मैंने यहां पर कर दिया, एक बार दंती क्या होते हैं एग्जाम्पल बता दिए, द्विबार दंती का बता दिया, दांतों के टाइप्स आपको बता दिए, तो अच्छे प्रकार से आप इसे याद कर लेंगे। अब मैं यहां पर आपको कुछ मेन जो बातें हैं वो और बताने जा रहा हूं, वो क्या, अपने दंत सूत्र के बारे में क्या बताने जा रहा हूं, दंत सूत्र। दंत सूत्र कई बार पूछे जाते हैं, दंत सूत्र जो होते हैं वह लगभग पूछे जाते हैं। तो दंत सूत्र देखो किस किस के पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो मनुष्य से संबंधित अपन देखते हैं, तो वयस्क मनुष्य का पूछा जाता है। एक फिर अपन कहते हैं जो वयस्क मनुष्य के अलावा जो बच्चा होता है जिसमें दूध के दांत होते हैं, बच्चे का पूछा जाता है। और एक पूछा जाता अपने से 15 से 17 वर्ष का बालक, यानी जिसमें क्या होती है, थर्ड मोलर दांत है, नहीं आता उसके अंदर। और एक अपन अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां खरगोश का कई बार जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए काम में आने वाला, तो इनके बारे में मुख्य रूप से बताने वाला हूं, ये ध्यान दीजिए। वयस्क मनुष्य के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, 32 होती है। अब दंतसूत्र लिखने के लिए अपने दांत कितने प्रकार के थे, इंसाइजर, केनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर, ये अपने 4 प्रकार के दांत थे ना, ये अपन इस प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको केवल और केवल मनुष्य का बताने जा रहा हूं। तो अपन देखते हैं कि ये मान लीजिए अपना ऊपरी जबड़ा और ये निचला जबड़ा। जब भी दंतसूत्र लिखा जाता है ना तो एक जबड़े का हाफ किया जाता है, इन जबड़ों का हाफ किया जाता है। जैसे मैंने बताया था वयस्क मनुष्य में टोटल दांत कितने हैं, 32 है। तो इंसाइजर की संख्या टोटल मैंने कितनी बताई थी आपको, इंसाइजर की जो संख्या थी टोटल देखिए वहां पर 8 बताई थी। कितनी बताई थी आपको, 8। तो 4 तो मैंने बताए थे ऊपरी जबड़े में और 4 कहां होते हैं, निचले जबड़े में पाए जाते हैं। अब 4 ऊपरी जबड़े में तो 2 तो इधर हो जाएंगे, 2 इधर, इस प्रकार से होंगे, 2 इधर और 2 इधर। तो अपन सूत्र में क्या काम में लेते हैं, एक जबड़े के जो हाफ होते हैं उसी को काम में लेते हैं। तो यहां पर क्या लिख दूंगा, ऊपरी जबड़े के 2 लिख दिए और निचले जबड़े के 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इंसाइजर एक जबड़े के हाफ में 2 और यह 2 आगे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो सही आंसर आ जाएगा। इंसाइजर के बाद में अपन क्या लिखेंगे, केनाइन। इंसाइजर के बाद में क्या लिखेंगे, केनाइन। केनाइन की संख्या मैंने आपको बताई थी 4, यानी कि यह एक जबड़े के हाफ में कितने हो जाते हैं, 1। तो एक ऊपर और एक नीचे। फिर ये जो प्रीमोलर्स होते हैं, प्रीमोलर की संख्या कितनी बताई आपको, 8 बताई थी। तो ये ऊपर 2 और नीचे भी 2। फिर कौन से आ जाएंगे, मोलर आएंगे। तो मोलर की संख्या बताई थी 12, यानी कि 6 ऊपर और 6 नीचे, तो हाफ में 3 ये आ जाएंगे। तो यह 21, 23 क्रम ध्यान रखना, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और ये इनकी संख्या एक जबड़े की हाफ। तो अब इनको मल्टीप्लाई अपन किससे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ऊपरी जबड़े की पूरी संख्या आ जाएगी। देखो 2, 3, 5, 3, 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। वैसे ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 16, और 16 और 16 कितने हो गए अपने, 32 दांत यहां पर आ गए। तो यह दंतसूत्र किसका हो गया, वयस्क मनुष्य का दंतसूत्र होता है। क्या होता है, 21, 23 याद रखना आपको। क्या याद रखना है, 21, 23 अपॉन 21, 23, और इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये क्रम याद में रखना है। वयस्क मनुष्य के बाद में अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, बच्चा जो होता है जिसमें दूध के दांत होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है,
20 होती है। बच्चा जो होता है उसमें 20 से दांतें होते हैं। तो उसका दंतसूत्र देखिए, ये इंसाइजर की संख्या ये रही, जो बच्चे होते हैं इंसाइजर की संख्या ये पाई जाती है। फिर अपन कहेंगे केनाइन जो होगी ये रही संख्या। प्रीमोलर्स जो होते हैं उनका बच्चों में अपन कहते हैं क्या होता है, अभाव होता है। और मोलर केवल दो आएंगे, क्योंकि जबड़ों में अपन कहते हैं दो तो ऊपरी जबड़े के, दो निचले जबड़े। कौन से दांत, थर्ड मोलर जो दांत होते हैं वो एब्सेंट होंगे। टोटल 4 एब्सेंट हो गए, इसलिए इनके अंदर अपन मानते हैं कि वह संख्या क्या होती है, कम होती है। वो भी कम हो गए और ये भी क्या हो गए, कम हो गए। 4 तो अपन कहते हैं वह कम हो गए, और 4 और मुख्य रूप से 8 6, तो टोटल अपन कहते हैं 12 यहां पर कम हो जाते हैं, इसलिए 20 ही बच जाते हैं। तो इनकी अगर अपन देखेंगे तो 21 0 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 10 तो ऊपर हो गए, 3 2 5 इंटू 2 तो 10 है, नीचे टोटल कितने 20 आते हैं। ये किसका धनसूत्र बन गया, ये बन जाता है 21 0 2 21 0 2, किसका है, बच्चे का, यानी दूध के दांत का अगर पूछे तो ये माना जाता है। फिर अपन कहते हैं कि जो किशोरावस्था का पूछ लिया जाए अपने से, या 15 से 17 वर्ष के बच्चों का, तो उसमें दंतसूत्र क्या होता है, तो उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है। दांतों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है। तो उसके अंदर इंसाइजर तो वही रहेंगे, केनाइन भी वही रहेंगे। इसके साथ में अपन कहते हैं कि जो प्रीमोलर की संख्या है वह भी वही रहेगी, वह इसके समान। केवल परिवर्तन किसमें आएगा, मोलर में, यानी कि थर्ड मोलर दांत नहीं आते। थर्ड मोलर दांत का मतलब होता है अक्कल जाड़, और वह आती है लगभग 17 वर्ष की उम्र या 18 वर्ष की उम्र में, या कईयों में 16 में भी आ जाती है। तो उनका अभाव होगा तो 4 दांत कम हो जाएंगे। तो 14 तो ऊपरी जबड़े में, 14 निचले जबड़े में पाए जाएंगे। यहाँ पर मोलर की संख्या भी अभी अपन ने दी नहीं, तो मोलर की संख्या अपन दे देंगे, यहाँ पर है 2 और 2, तो 2 3 5 2 7 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14 ऊपर और 14 नीचे, टोटल कितने हो गए, 28 दांत हो जाते हैं। फिर बच गया किसका, एक अपन बात कर रहे थे किसके, खरगोश की। तो खरगोश का धनसूत्र है थोड़ा सा क्या होता है, इनसे अलग होता है। उसमें ऊपर और नीचे अगर अपन देखें तो संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ऊपर की तरफ तो संख्या यह देखने को मिलती है, ऊपर की तरफ जो संख्या होती है 20 33 याद रखनी है, और नीचे की तरफ 10 से 23 याद अपने को रखनी है। ये अपन देखते हैं खरगोश का धनसूत्र होता है, अलग अलग होते हैं दांत। ऊपरी जबड़े में तो देखो 2 और 3 5 5 और 3 8 8 इंटू 2, तो ऊपरी जबड़े में तो कितने हो गए 16, और निचले जबड़े में 1 और 2 3 3 6 इंटू 2 यानी 12, यानी ऊपरी जबड़े में तो 16 निचले जबड़े में 12, तो टोटल कितने हो गए 28 दांत ही किस में पाए जाते हैं, खरगोश में पाए जाते हैं। ये था उसका दंत सूत्र है। तो स्टूडेंट्स ये सारी जो डिटेल अपन ने देखी है किसके बारे में थी, दांत की संरचना के बारे में बता दिया मैंने आपको, और उसके मुख्य रूप से जो टाइप्स थे उनके बारे में भी आपको बता दिया। अब जो दांत होते हैं उसकी संरचना के बारे में एक छोटी सी बात और बतानी थी आपको। दांत वाला टॉपिक आज अपन थोड़ा सा क्लियर ही करके छोड़ते हैं, फिर कल उससे आगे देखेंगे कि जो दांत की जो स्ट्रक्चर होती है ना, जो अपन देखते हैं कि ये मान लीजिए अपन देखते हैं कि ये एक दांत की अपन मानते हैं स्ट्रक्चर, ये दांत की प्रत्येक की अपन मान सकते हैं स्ट्रक्चर जो होती है वह अलग अलग अपने को देखने को मिलती है। अब दांत जो होता है उसको मुख्य रूप से 3 पार्ट अपन डिवाइड करते हैं, 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है उसका क्राउन भाग, यानी कि जो शिखर भाग होता है, ये रहा शिखर भाग। दूसरा होता है नेक, यानी कि ग्रीवा भाग, ये नेक जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्रीवा भाग कहते हैं। और एक क्या होती है रूट, यानी इसे क्या कहते हैं, मूल के नाम से जानते हैं। ये मूल जो होती है वह किस में रहती है, मसूड़ों के अंदर रहती है। अब जो शिखर भाग होता है यह कहाँ होता है, मसूड़ों के ऊपर होता है। ये क्या होता है, मसूड़ों के ऊपर पाया जाएगा। और ये किससे बना हुआ होता है, इनेमल जो पदार्थ होता है ना
उससे बना होता है। और इनेमल क्या है, जीव जगत का सबसे कठोरतम भाग होता है, इसीलिए दांतों का विघटन नहीं होता है। मरने के पश्चात भी अपन कहते हैं बॉडी नष्ट हो जाती है, दांत नष्ट नहीं होते, उसी को फिर अपन गंगा जी लेकर जाते हैं। तो वही इनेमल क्या होता है, जीव जगत का सबसे कठोरतम भाग होता है। ये अपन देखते हैं क्राउन या जो शिखर भाग होता है उसमें पाए जाते हैं। नेक या ग्रीवा जो होता है ये क्या होता है, मसूड़ों में पाए जाने वाला भाग होता है। किसमें पाया जाता है, मसूड़ों में पाए जाने वाला भाग होता है। और ये क्या होता है, जबड़े के अंदर अपन कह सकते हैं, जो अपने जबड़े वगैरह पाए जाते हैं उसके अंदर पाए जाने वाला भाग होता है। जबड़े की जो अस्थि गर्तिकाएं होती है उनके अंदर ये मूल पार्ट स्थित होता है। इनेमल के अलावा जो बाकी जो अपन कहते हैं दांत की जो संरचना होती है वह डेंटिन से निर्मित मानी जाती है। ये थी नॉर्मल बातें अपनी दांत के बारे में। अब जो दांत होते हैं ना उनकी उत्पत्ति भी अगर पूछी जाए तो ध्यान रखना एक्टोमीजोडर्मल होती है। एक्टोमीजोडर्मल ये अपन मानते हैं किसकी उत्पत्ति मानी गई, दांत की उत्पत्ति जो होती है वह एक्टोमीजोडर्मल होती है। और दांत जो होता है वह अधिकांश भाग जो होता है वह किससे निर्मित होता है, जो डर्मिश पार्ट होता है किसका, अपन ने देखा था त्वचा के दो पार्ट एपिडर्मिस और डर्मिस। तो दांत का जो अधिकांश पार्ट होता है वह किससे निर्मित होता है, डर्मिस से अपन मान सकते हैं कि मुख्य रूप से यह निर्मित माना जाता है। और डर्मिस से अपन कह सकते हैं अंदर वाला, और मसूड़ों के बाहर का जो भाग होता है ऊपरी, यह किससे होता है, एपिडर्मिस से निर्मित होता है। तो यह थी मुख्य रूप से दांत से संबंधित आपकी जानकारी। अब अगला जो टॉपिक होगा उसमें अपन क्या चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से जो आगे ग्रसनी ग्रसिका उनके अंदर किस प्रकार से क्रियाएं होती है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था जिसमें मैंने आपको मेन बातें आपको बताई है। अब कुछ दो बातें आप लोगों के लिए, तो जो भी स्टूडेंट 12th बायोलॉजी के हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक बात जरूर कहूंगा, आप वीडियो देखते हो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो हमें नहीं पता, लेकिन आप जब लाइक करते हो तो हमें यह पता चलता है कि वीडियो को पसंद किया जा रहा है, इसलिए लाइक कीजिए। और दूसरा कहता हूं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम भी वीडियो बनाने में ये नहीं कि 5 मिनट में वीडियो बन जाता है, काफी समय लगता है वीडियो बनाने में। तो उसकी हमारी जो मेहनत हो वह सफल तभी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो आशा करता हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और जो ग्रुप स्टूडेंट्स है उन्हें कहूंगा कि लेसन 21 के नोट्स आज शाम तक मेरे पास से सेंड हो जाने चाहिए, ताकि अगले लेसन को अपन आसानी से पढ़ सके। इसके नोट्स वगैरह मैं आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवाता रहूंगा, आप वीडियो को देखते रहिए। और अगर टेस्ट से रिलेटेड कोई जानकारी देनी है मेरे को तो वह आप लोग कमेंट्स में या ग्रुप में दे सकते हो। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।